देश भर में कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। इस क्रम में गंगोत्री के पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण और पुरेला के पूर्व विधायक मालचंद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उत्तरकाशी जिले में कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले दिनों ही उत्तरकाशी नगरपालिका के नव अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने भी पार्टी छोड़ दी थी। गढ़वाल संसदीय सीट के पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडोरी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी को झटका दिया था। अब टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। दोनों पूर्व विधायक आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। इस क्रम में गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरेला के पूर्व विधायक मालचंद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उत्तरकाशी जिले में कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले दिनों ही उत्तरकाशी नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने पार्टी छोड़ दी थी। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ। धनराज, कितना बड़ा झटका जो है ये कांग्रेस पार्टी को लगा है और क्या ये वाकई में भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद कितना बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले कहना चाहिए कांग्रेस को बड़े झटके देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतने की कवायद कहना चाहिए बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस को बड़े से बड़े झटके उत्तराखंड के अंदर लगते हुए नजर आए, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मनीष खंडूरी थे, जो पौड़ी सीट से पहले प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के, और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब लगातार जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि अब देखिएगा कि दो विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है, जिसमें विजय सजवान है और दूसरे जो मालचंद हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही पूर्व विधायक कहीं ना कहीं अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को इससे मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साहिल, वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से दल बदलों का जो सिलसिला है वो उत्तराखंड के अंदर चुनाव से पहले लगातार देखने को मिलता है। क्योंकि यदि हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सर पे है, कुछ ही समय बाकी बचा है और ऐसे में कांग्रेस से जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं करारा जवाब जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल धनराज, एक चीज और जानना चाहूंगा। जिस तरीके से बड़े दावे जो है कांग्रेस द्वारा किए जा रहे थे उत्तराखंड में, और वहीं पर देखा जा रहा है कि भाजपा में ज्वाइन किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, जो कि दिग्गज नेता जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जो है उत्तराखंड में अपनी पैठ छोड़ सकती है? बिल्कुल साहिल, देखिए यदि हम विधानसभा चुनाव की बात करें, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उससे कहीं ना कहीं उसका करारी हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा, जिसका परिणाम ये था। और अब देखेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या फिर कहा जाए कि जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर इस लोकसभा में बन सकती है। अगर ये दोनों विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कितनी बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगेगा? बिल्कुल साहिल, देखिए पूर्व विधायक हैं दोनों ही और दोनों ही अपना वजूद अच्छा रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर है। और वहीं देखिएगा कि बीजेपी को इससे मजबूती जरूर मिलेगी, क्योंकि एक विधायक के पीछे लाखों की तादाद में जो जनता होती है वो लगी हुई होती है और वो सभी कार्यकर्ता जो होते हैं वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इससे साफ तौर पर देखने में आएगा कि कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। धन्यवाद धनराज, पूरी जानकारी साझा कर ले। जिस तरीके से एक बड़ा झटका जो है दोबारा से कांग्रेस को लगा है और अगर भाजपा में का हिस्सा बनते हैं दोनों विधायक तो और भी बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए या उत्तराखंड में रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन और विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें तथा विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम ने अपने सरकारी आवास में किया। इस अवसर पर एडीडीए और पेयजल निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान
मीडिया को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह संकल्प है कि भाजपा जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भाजपा के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिलान्यास तो हो जाता था, लेकिन उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का जो भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं देखी, फॉल्ट नहीं देखी, अब जाके मैंने इसे क्लियर कराया है। आज हमने दून बिहार में जो पानी की लाइनें बहुत पुरानी हैं, उसके लिए 4 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति है, उसका हमने शिलान्यास किया। इसी प्रकार हमारा जो चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि मई माह में चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में पुलिस के सामने चारधाम यात्रा मार्गों में ट्रैफिक व्यवस्था सहित यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के अलावा कई अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारियां बन जाती हैं, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही पुलिस अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। ऐसे में चारधाम यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि यात्रा शुरू होते ही बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चार धाम की यात्रा के संबंध में हमारी जनवरी से ही इसमें मीटिंग प्रारंभ हो गया। सबसे पहले हमारे पर्यटन मंत्री के द्वारा इसकी मीटिंग ली गई, फिर उसके बाद कमिश्नर और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से इसमें गोष्ठी आयोजित की गई अधिकारियों के साथ, और चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा भी इस संबंध में गोष्ठी की गई है, और साथ ही अंत में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी चार धाम की गोष्ठी आयोजित की गई है। उसमें सारे विभागों को निर्देशित कर दिया गया। और जहां तक कंसर्न है पुलिस का, हमारी पहले से ही एक सेट ड्रिल है कि हर धाम में जो जितनी पुलिस आवश्यकता होती है वहाँ के भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, उसके अनुसार से हमारे सारे प्लानिंग बन चुकी है। उसके अनुसार से फोर्स का डिप्लॉयमेंट मेरे स्तर से यहाँ से किया जाना है, और मैं जो है पुलिस मुख्यालय से जितनी उत्तराखंड की खास खबरें यूं ही चलती रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से मार्ग पर। एक मैक्स वाहन नलगांव से करीब 5 मीटर आगे तल्ला गंडीक के पास खड़ी चढ़ाई पर अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक की मौत जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैक्स वाहन में 13 लोग सवार बताए जा रहे थे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। टिहरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने नई टिहरी प्रेस क्लब की स्मारिका उमंग का प्रेस क्लब नई टिहरी में विमोचन किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय नई टिहरी में लोकसभा चुनाव आगामी रणनीति को लेकर टिहरी विधानसभा की कोर कमेटी एवं प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को आम जनता के बीच तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में कतई कोताही न बरतें। उन्होंने प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ें। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा बेहतर परिणाम मिले, इसको लेकर सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को तय करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की 5 सीटों को भाजपा बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वे जनता के बीच जा सके। सिर्फ कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह गई है। रामनगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अभी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में चारधाम परियोजना की घोषणा की गई थी तथा 2017 में सरकार बनाने के बाद भाजपा द्वारा आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया था तथा इस कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नवोदया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सरकार ने फिर से ऋषिकेश पर रेल परियोजना का ठेका दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कंपनी द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 55 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है, जो कि खुला भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए कि वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर डाले। कल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी तो नहीं डाली है पर डाल दी है। तो उसमें हमारा कहना है कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना की घोषणा की थी। प्रदेश में 2017 के चुनाव के बाद भाजपा की जब सरकार बनी तब कार्य शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश की एक कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जो है चारधाम परियोजना का ठेका दिया गया और जिसमें सिलक्यारा जो अभी टनल हादसा हुआ था वो काम भी शामिल है। कंपनी ने उस समय 30 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया, जिसे काम के बदले सेवा या वस्तु देना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द आता है, कहते हैं क्विड प्रो को। तो और 15 करोड़ फिर और 10 करोड़ फिर टोटल 55 करोड़ रुपया नवोदया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जो कि काम के बदले हम उसे सीधे सीधे कहेंगे रिश्वत है, क्योंकि उसके बाद 30 करोड़ मिलने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा उसी कंपनी को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी ठेका दिया गया और अब तक वो कंपनी जो जानकारी आई है उसकी अभी आवश्यकता और जानकारी आए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 55 करोड़ रुपया वो बीजेपी को जो है चुनाव। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा पुलिस लाइन देहरादून और पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टोर के निरीक्षण में उपलब्ध उपकरणों व साजो सामान का जायजा लिया। साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के भोजनालय को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और एसएसपी देहरादून के साथ मेस में भोजन का आनंद भी लिया। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनावी मोड पर आते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल से पुलिसकर्मी दूर रहें। उत्तराखंड के रामनगर में चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कार्यालय पहुंचकर पार्क वार्डन का घेराव किया और अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। गाड़ी के मालिक शिल्पेंद्र बंसल ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा कॉर्बेट प्रशासन को कॉर्बेट में पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए विभाग में पंजीकृत जिप्सी वाहनों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से कराने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर पूर्व विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिसके तहत कई वाहन इस प्रक्रिया के बाद विभाग की पंजीकरण की श्रेणी में शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में आने के बाद भी अभी तक कई जिप्सी वाहनों को विभाग द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है।
तरीका वैसे ये था, जिस समय लॉटरी इन्होंने करी थी उसके अगले दिन या 2 दिन में हमारी गाड़ियों को भी उस लिस्ट में डाल देना चाहिए था, जिसमें कि हम लोग परमिट अपना सेलेक्ट कर सकें। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी इनके द्वारा वो सिस्टम नहीं करा गया है। हम उसी तरीके से बाहर खड़े जैसे पहले बाहर खड़े हुए थे, और जो गाड़ी बाहर हो गई थी वो आज भी जा रही हैं इनके पास में। इसके संबंध में मैंने बार्डन से बातचीत करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे को अगले 24 घंटे के अंदर में ये हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देंगे हमारे। तो ऐसे में देखिए हमें लगता है कि लगातार ये उच्चतम न्यायालय की अवमानना ही कर रहे हैं। मतलब ये लॉटरी करके इन्होंने खाना पूर्ति कर दी, कागज़ लगा दी कि हमने कर दिया काम, और हम वही कंडीशन है। अगर ये नहीं करते तो हमें फिर दोबारा से एक बार फिर वहाँ पे अपने हाई कोर्ट के ही सहारे जाना पड़ेगा हमारे। नहीं, देखिए उनका आरोप नहीं है, वो समस्या अपनी लेके आए थे यहाँ पे। तो जो लॉटरी प्रक्रिया में जो नई गाड़ियाँ एंटर हुई हैं उसकी सूचना ईमेल से वेबसाइट को जा चुकी है। ये एक सिस्टम होता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो गाड़ियाँ इन हो पाती है। तो जहाँ तक कि कल मॉर्निंग तक वो गाड़ियाँ सिस्टम में हमारे दिखने लगेगी। और जहाँ तक सवाल है, जो पुरानी गाड़ियाँ जो लॉटरी से बाहर हो चुकी हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि ऑलरेडी, क्योंकि उनके परमिट्स कुछ उन गाड़ियों पे हैं, तो जब तक विकासनगर में पुलिस के द्वारा 2 पहिया वाहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देहरादून जनपद के सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते बीते माह देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में देहरादून के 638 गांवों में करीब 629 गांव ODF प्लस होने की बात सामने आई थी। वहीं अभी भी विकासनगर ब्लॉक के कुछ गांव ODF प्लस होने बाकी हैं। इस बात को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि जनपद के 638 गांवों में से विकासनगर ब्लॉक के केवल 6 गांव ODF प्लस होने बाकी हैं, जिन्हें मार्च के अंत तक ODF प्लस कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 341 गांव ऐसे हैं जो मॉडल विलेज बन चुके हैं, जहां पर सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम दोनों की कार्रवाई पूरी हो रही है। देखिए हमारे यहाँ टोटल 638 विलेजेस हैं, यानी 638 गांव हैं, जिसमें से अभी केवल 6 गांव ऐसे रह गए हैं जो ODF प्लस होने में शेष हैं। बाकी सभी गांव जो हैं वो ODF प्लस हो गए हैं। इसमें हमारे जनपद के जो 6 ब्लॉक हैं, इसमें से केवल विकासनगर ब्लॉक ही अवशेष रह गया है। विकासनगर ब्लॉक के 6 गांव हैं, इनको भी हम इस मंथ में यानी कि मार्च में ODF प्लस कर लेंगे। देखिए अभी इसके अलावा हमारे यहाँ 341 गांव ऐसे हैं जो कि मॉडल विलेज बन गए हैं, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों ही की कार्रवाई पूरी हो रही है। और इसके अलावा जो हमारे ODF प्लस है, वहाँ पे भी जो है साफ सफाई का अन्य व्यवस्थाएं जो ODF प्लस में आने के लिए मानक के अनुसार वांछित होती हैं, वो सारी चीजें। उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पर्यटन को लेकर बड़ी छलांग लगाते हुए पर्यटन विभाग की एडवेंचर विंग ने 234 पैराग्लाइडिंग पायलट की निःशुल्क ट्रेनिंग देकर तैयार किए हैं। वहीं अन्य साहसिक कोर्स के तहत पिछले 2 सालों में 663 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इन युवाओं को तैयार कर अब प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की 17 नई लोकेशन भी खोल दी गई हैं। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का नेतृत्व कर रहा है। एडवेंचर हब बन रहे उत्तराखंड में लगातार स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी टूरिज्म पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में पिछले 2 साल में उत्तराखंड में एडवेंचर के क्षेत्र में निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर हजारों युवाओं ने आजीविका के नए क्षेत्र को तलाशा है। हाल ही में तैयार हुए 250 से ज्यादा पैराशूट पायलट को देखते हुए अब उत्तराखंड में 17 नई लोकेशन पर पैराग्लाइडिंग साइट खोल दी गई हैं। उत्तराखंड में एडवेंचर के क्षेत्र में तैयार हो रहे युवाओं की क्या कुछ है प्रक्रिया और किस तरह से एडवेंचर के क्षेत्र में रोजगार बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। तो जो चलती इंडस्ट्री थी वो था पैराग्लाइडिंग में, हमने महसूस किया कि भाई उत्तराखंड में किसी तरह की ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है ढंग की। हमारे जिले स्तर पे थी, जिला मत से कुछ ट्रेनिंग होती थी, पर उस तरह के इंस्ट्रक्टर, उस तरह की संस्थाएं और ये इंडिया में अभी नेशनल एरोस्पोर्ट की पॉलिसी और गाइडलाइन भी नहीं बने। वो इसमें बड़ा एक चैलेंज आज भी है सभी के लिए। उत्तराखंड स्टेट ये लोगों को दे रहा है कि किस तरह से कराना है। तो हमने पहली बार SIV कोर्स, जो कि हमारा बीड़ बिलिंग में जाके होता था, एक्चुअली बिलासपुर में होता है, और P1 से P4 जो है बीड़ बिलिंग में होता था, हम अपने बच्चों को वहां भेजते थे। तो हमने SIV कोर्स पहली बार टेरी में शुरू किया। जब टेरी में शुरू किया तो हमने कहा कि यहाँ संभावना शायद P1 से P4 की है। हमने एक सबसे अच्छा जो एक्रो पायलट है आज की डेट में इंडिया का, उसे महाराष्ट्र से बुलवाया, कामशेट से, और मंत्रा के नाम से है। उन्हें हमने 3 साल मेंटोरशिप दी। उन्हें कहा कि आप ये हमारे उसमें कराएंगे और हम इसको मान्यता देंगे। पूरा सूचीबद्ध करके फिर P1 से P4 की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ठीक है। सो इसमें अगर आप कोर्सेज देखें तो करीब
200-300 बच्चे अलग अलग वेरियस कोर्सेज में हो गए हैं ट्रेन, लेकिन P1 के बाद गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।